नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और कमोडिटी मार्केट में जो एक्शन है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। लेकिन आज शो में हमारा फोकस रहेगा खास तौर से कच्चे तेल पर, जहां पर हमने वापस तेजी आते हुए देखी है। ब्रेंट का भाव $102 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखा है। क्या ट्रिगर्स इस समय बन रहे हैं? कहां तक कच्चे तेल की चाल ऊपर की तरफ जा सकती है? ओपेक की मीटिंग से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, इस पर करेंगे बातचीत। साथ ही सोने चांदी में जो हमने चमक आते हुए देखी वो वापस से खत्म होती हुई दिखी है सोने चांदी के भाव में, क्योंकि मुनाफ वसूली हावी हुई है। फोकस करेंगे कॉटन पर। सेबी की सख्ती हुई है कॉटन पर, क्या मायने हैं इसके, क्या असर होगा वॉल्यूम्स पर, प्राइसेस पर, इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे आगे शो में। हमारे साथ नीलबंग कमोडिटीज के वीपी कुणाल शाह, एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी जतिन त्रिवेदी, BSPL-India.com के CEO विजय भमवानी हमारे साथ मौजूद हैं। सभी का स्वागत है इस शो में। सबसे पहले कच्चे तेल से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि ब्रेंट का भाव $102 के पार जाते हुए हमने देखा है। WTI के प्राइसेस भी $94 के ऊपर निकलने हैं। और अब जो ओपेक की बैठक है 5 सितंबर को, उस पर नजरें टिकी हुई हैं। हालांकि आशंका यही जताई जा रही है कि प्रोडक्शन कट का फैसला ओपेक की ओर से हो सकता है। और साथ ही हम जो डॉलर मूवमेंट में, डॉलर इंडेक्स में जो मूवमेंट देख रहे हैं, उस पर भी उसका भी एक असर है। और साथ ही ईरान न्यूक्लियर डील पर तो नजरें बनी हुई हैं ही, लेकिन जो स्टेटमेंट्स आए हैं जैक्सन होल से, यानी जेरम पोवेल की ओर से, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में जो ब्याज दरें हैं वो ऊपर की तरफ बनी रहेंगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं जो कमोडिटीज पर डाल रहे हैं असर। तो सबसे पहले तो एक प्राइस और एक ट्रिगर वाइज आउटलुक ले लेते हैं। विजय भमवानी हमारे साथ मौजूद हैं। विजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो यही बताइए, आम तौर पे जब ओपेक की मीटिंग होती है तो ओपेक कितना प्रोडक्शन कट करेगा, क्या डिसीजन लेगा, वो थोड़ा सा एक एनालिसिस पहले ही हो जाता है। लेकिन इस बार सिर्फ ओपेक की मीटिंग का ही असर प्राइसेस पे हम नहीं देख रहे हैं, और बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सवाल ये है, हमने $100 के ऊपर तो अब कुछ दिनों से टिकते हुए देख रहे हैं, और कितना ऊपर जा सकता है कच्चे तेल का भाव? दीपाली जी, शुक्रिया मुझे अपने शो में शामिल करने के लिए। और आपने बहुत अच्छा कथन किया है कच्चे तेल के बाजारों का। बहुत सारे ट्रिगर्स, बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं जो कच्चे तेल के दाम पर पुल पुश यानी उतार चढ़ाव का दबाव बनाए हुए हैं। सबसे पहली बात तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में यूएस डॉलर इंडेक्स जो है अब 109 के स्तर के ऊपर चल रहा है, जो कच्चे तेल पर नीचे की ओर दबाव डालता है। लेकिन जैसा कि आपने बताया, ओपेक की मीटिंग में ये बहुत बड़ी संभावना बन जाती है कि कच्चे तेल के दामों में बढ़त लाने के लिए शायद प्रोडक्शन कट की जाए। हमें ये याद रखना चाहिए कि सऊदी अरेबिया में जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की जो विजन 2030 है, जो जिसके लिए उन्हें $500 बिलियन की जरूरत है, वो फंडिंग होगी कच्चे तेल और नेचुरल गैस की बिक्री से। और कुछ तो सऊदी अरेबिया में निर्माण होता नहीं है। तो कोशिश ये जरूर रहेगी ना सिर्फ ओपेक की बल्कि ओपेक प्लस की, कि किसी भी तरह से कच्चे तेल के दाम को और गैस के दाम को थोड़ा ऊपर की ओर धकेला जाए। तो प्रोडक्शन कट की संभावना अवश्य बनी है। और अगर ये प्रोडक्शन कट आता भी है तो जहां ब्रेंट का सवाल है, ब्रेंट ऑयल जो है वो आपको स्तर दिखा सकता है $108 का। और जहां WTI ग्रेड क्रूड ऑयल है, जो अमेरिकी क्रूड है, वो आपको दिखा सकता है लगभग $97 के आसपास, अगर प्रोडक्शन कट होती है तो। ओके, यानी $108 तक जा सकता है। अच्छा विजय जी, आपसे नेचुरल गैस पर भी राय लेंगे। उससे पहले जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार राय उनकी भी ले लेते हैं कच्चे तेल पर। कुणाल, पहले तो आप बताइए, जैसे विजय जी ने भी कहा, पूरी प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से थोड़ा सा सर्ज होगा। हमने पहले भी बातचीत की है कच्चे तेल पर। ये तो एक सेंस है ही कि ऊपर की तरफ $108-110 तक आसानी से जा सकता है, और एक रेंज में ही एक्सपेक्टेड है। आप क्या रेंज देख रहे हैं, क्या सजेशंस अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं इन स्तरों से? अगर आप फंडामेंटल की कच्चे तेल में बात करेंगे तो जैसे अगर ओपेक प्लस प्रोडक्शन कट करता है तो बहुत ही बुलिश फंडामेंटल हो जाएगी ऑयल के, क्योंकि ऑलरेडी सप्लाई साइड टाइट है। बट मेरा मानना ऐसा है कि ये प्रोडक्शन कट ओपेक प्लस तभी करेगा जब ईरान का न्यूक्लियर डील हो जाएगा, क्योंकि अभी भी यूएस की ओर से कोई क्लियर सिग्नल नहीं आया कि
क्लीन चिट मिल जाएगी ईरान के न्यूक्लियर डील को। न्यूक्लियर डील होते ही मार्केट में 3 से 3.5 मिलियन बैरल ऑयल 3 से 4 महीने में ईरान प्रोड्यूस कर सकता है और मार्केट में सप्लाई कर सकता है। सो अगर ईरान 3.5 मिलियन बैरल प्रोडक्शन 3-4 महीने में बढ़ाने वाला है और ओपेक उसके सामने 1-8 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन कट भी करता है, तो बहुत मायने नहीं रखेगा। मेरी राय में लंबी तेजी डेफिनेटली नजर नहीं आ रही है। जो ग्लोबल एनवायरनमेंट बना हुआ है, इसमें कच्चा तेल का बढ़ना बहुत ही मुश्किल है। सभी मेजर इकोनॉमीज है, यूएस, यूरोप, यूके, जापान, सभी इकोनॉमीज आर हेडिंग टुवर्ड्स शार्प स्लो डाउन और रिसेशन, क्योंकि जो सेंट्रल बैंक है वो एग्रेसिवली लिक्विडिटी को सिस्टम में से निकाल रहे हैं बाय इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट, या फिर अपने बैलेंस शीट पे जो बॉन्ड है उसको मार्केट में बेच के मार्केट में से लिक्विडिटी निकाल रहे हैं। सो ऐसे टाइम में कमोडिटीज का बढ़ना डिफिकल्ट है, और स्पेशली ऑयल जैसी कमोडिटी विच इज कंप्लीटली डिमांड ड्रिवन। आज 100 मिलियन बैरल की जो ऑयल की डिमांड है, उसमें से अगर ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ जो लास्ट 2 क्वार्टर से नीचे आ रहा है, ये क्वार्टर में और भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो डेफिनेटली ऑयल की डिमांड ही 1.5 से 2 मिलियन बैरल कम हो जाएगी कंजर्वेटिव बेसिस पे। सो माय व्यू इज सेल ऑन राइस 7500, 75, 60, 70 में बेचिए, 76, 80 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, और 7400 के टारगेट्स आपको बाय द एंड ऑफ 2 to 3 डेज में ट्रेड करते हुए देखने मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा तेजी एक्सपेक्टेड नहीं है, ये कुणाल का व्यू है। कुणाल ने इनफैक्ट ये व्यू पहले भी मेंटेन किया है जब हम एक मंथली स्ट्रैटेजिक रूट पे ले रहे थे एज अ स्पेशल शो लास्ट फ्राइडे। लेकिन नेशनल गैस पर भी एक राय ले लेते हैं, और नेशनल गैस पर विजय आपका व्यू क्या है, क्योंकि यहाँ हमने लगातार तेजी देखी है, थोड़ा सा अब सुस्ता रहा है, थोड़ा सा हल्का हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये बहुत ज्यादा तो खैर गिरावट नहीं आई है नेशनल गैस में भी, लेकिन अपकमिंग विंटर सीजन, इंक्रीज डिमांड, प्लस जिस तरीके का एक तरफा तेजी हमने एनर्जी पैक खासतौर से नेशनल गैस में देखी है, ऐसी प्रोबेबिलिटी तो कम ही लग रही है कि बहुत ज्यादा करेक्ट होगा। क्या लग रहा है आपको प्राइस वाइज, क्या व्यू है नेशनल गैस पर? दीपाली जी, मेरा नजरिया नेचुरल गैस पर बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है। उसकी वजह है आज जर्मनी के गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट की, जहां पर उन्होंने मार्गदर्शन दिया है, फॉरवर्ड गाइडेंस दिया है कि सितंबर के एंड तक 85% जो खपत है उनकी नेचुरल गैस के स्टोरेज जो है टैंक्स, वो भर जाएंगे, और अक्टूबर में जब जाड़ा शुरू होगा, सर्दी का मौसम शुरू होगा, उसके लिए जर्मनी अच्छी खासी प्रिपरेशन तैयारी कर चुकी है। तो जितनी हम शॉर्टेज सोच रहे थे उतनी शॉर्टेज होगी नहीं शायद यूरोप में। और नेचुरल गैस, जैसे मैंने आपके चैनल पे शोज पर नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में उनके बारे में कहा था कि कोई सुपर साइकिल नहीं है, ये मैन मेड क्रिएटेड शॉर्टेजेस हैं। चाहे ओपेक प्लस संगठन करके कच्चे तेल की प्रोडक्शन कम कर देते हैं, या रूस जो है नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में गैस की सप्लाई कम कर देता है, तो इन्हीं वजह से, जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से इन दोनों में बढ़त आई हुई है। अगर ये वजह आप निकाल देते हैं तो नेचुरल गैस शायद 720 रुपए का स्तर भी होल्ड नहीं कर पाएगा। और जैसे जैसे ये खबर आएगी कि अन्य देश जो हैं जर्मनी की तरह अपनी स्टोरेज टैंक्स फिल कर चुके हैं और बहुत ज़्यादा शॉर्टेज या पैनिक सिचुएशन आने की संभावना कम हो जाए अगर, तो मुझे लगता है नेचुरल गैस में भी जो पीक आपने देखा है 700 रुपया प्रति MMBTU, उससे बहुत ज्यादा बढ़त की उम्मीद नहीं लगती है। ओके, ठीक है, चलिए शुक्रिया विजय जी आपके व्यू देने के लिए दोनों ही कमोडिटीज पर, क्रूड और नेशनल गैस पर। जतिन, क्विकली आपकी स्ट्रैटेजी क्या है नेशनल गैस पर? ट्रेडिंग पर्पस से देखेंगे दीपाली, तो नेचुरल गैस जो है वो एक पॉजिटिव कमोडिटी रहा है। ट्रेंड बेस अगर हम कॉल देने जाएंगे तो व्यू पॉइंट जो है यहाँ पर पॉजिटिव बना हुआ है नेचुरल गैस के अंदर। रेजिस्टेंस जो है वो थोड़ा 775 से लेकर 780 का बना हुआ है, तो ये लेवल्स के आसपास आने की गुंजाइश रखता है नेचुरल गैस जो है वो। सेल करने की भी जो एडवाइस है वहीं पे बनती है 775 से 780 के बीच में, तो यहाँ पर अभी फिलहाल जो है वो सेलिंग अवॉइड करके बाइंग की तरफ का रुझान रखें। लोअर लेवल से मुझे लग रहा है 740, 745 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो जब तक 740 होल्ड कर रहा है नेचुरल गैस तब तक एक पॉजिटिविटी का जो कारोबार है वो कंटिन्यू रह सकता है। हायर लेवल्स पे जरूर मुनाफा वसूली आएगी 775 से लेकर 780 के बीच में, तो 780 के आसपास के टारगेट्स के हिसाब से
करंट मार्केट प्राइस और माइनर डिप्स टुवर्ड 750 के आसपास जो भी डिप मिलता है वहाँ पर बाइंग की स्ट्रेटेजी बनाए। स्विंग ट्रेड के हिसाब से 780 के टारगेट के लिए बाय कॉल बनती है नेचुरल गैस के अंदर। ओके, सोने चांदी पर नजर डालेंगे तो कुणाल, एक महीने के निचले स्तरों पर सोना है, 2 साल के लोअर लेवल्स पर कर रहा है चांदी ट्रेड। जेरोम पावेल के जो स्टेटमेंट आया वो सोने चांदी को भी पसंद नहीं आया। अब सवाल ये है कि डिप्स पे खरीद रहे हैं या कोई और स्ट्रैटेजी है? जी, मेरा व्यू गोल्ड में तेजी का था और मुझे लग रहा था कि ये फेड की मीटिंग के बाद गोल्ड बढ़ जाएगा। आई विल स्टिल गिव 1 or 2 more days। मुझे अभी भी लग रहा है कि ये जो गोल्ड नीचे आया है उसका मेन रीजन एक ही है कि डॉलर इंडेक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि पावेल साहब ने जैक्सन होल मीटिंग में ऐसे इंडिकेशन दिए कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते ही रहेंगे और ये गोल्ड मार्केट को पसंद नहीं आया ये स्टेटमेंट, और इसी के कारण गोल्ड नीचे है। मेरा जो गोल्ड में तेजी करने का रीजन है वो ये है कि जो वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज है उनकी हालत खराब हो रही है, जैसे यूएस, यूरोप, ये यूके, ये सब जगह पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, चाइना। सो ऐसे टाइम में ऑलरेडी गोल्ड के प्राइजेस $1900 से कम होके $1650 $1640 आ गए थे। सो यहाँ से मुझे डाउन साइड, आई स्टिल मेंटेन माय व्यू, कम लग रही है। स्टॉप लॉस डेफिनेटली रखना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आप 50,500 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं गोल्ड में। स्टिल आई एम बुलिश 50,850 मुझे अभी भी लग रहा है ये हफ्ते में कहीं भी गोल्ड बढ़ना चाहिए, इनफैक्ट 1-2 दिन में ही थोड़ा बढ़ना चाहिए। सो फ्राइडे को मार्केट नीचे आया है, बट आई मेंटेन माय व्यू और मुझे लग रहा है कि गोल्ड 1-2 दिन में बढ़त दिखाएगा, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट रेट हाइक द ओवरऑल इकोनॉमिक सिनेरियो कंटिन्यूज टू रिमेन ग्रिम। सो अगर ये गोल्ड चल इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि डिमांड, इन्वेस्टमेंट डिमांड नहीं आ रही है। यूएस में ब्याज दर बढ़ रहे हैं तो लोग बैंक में ही पैसा डाल रहे हैं। बैंक में उनको अगर 3% 3.5% पैसे मिलते हैं और गोल्ड में 7 से 8% का रिटर्न भी उनको मिलता है, तो वो सेफ्टी प्रिफर करके बैंक में अभी पैसा डाल रहे हैं और इसी के कारण गोल्ड नहीं चल पा रहा है। बट ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस, वॉर का सिनेरियो इंटेंसिफाई होते जा रहा है, तो ये सब देखते हुए गोल्ड कहाँ भी एक अपसाइड दिखा देगा और शायद डॉलर इंडेक्स की ट्रेंड, जो डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो रहा है उसके सामने गोल्ड नीचे आ रहा है, वो ट्रेंड भी बक हो जाएगी। सो बाय डिप्स और 50,500 का स्टॉप लॉस रखिए और आई विल स्टिल स्टिक विद लॉन्ग्स। ओके, ठीक है। चलिए, तो ये है व्यू सोने चांदी पर, जहां पर कुणाल मानते हैं कि डिप्स पर बाय करके चल सकते हैं। 1-2 दिन बाद ये सेटलमेंट थोड़ा सा होगा प्राइस वाइज और तब एक खरीदारी की अपॉर्चुनिटी इमर्ज होगी। मेटल्स में क्या कर रहे हैं आप जतिन? आज तो प्रॉफिट टेकिंग है। कॉपर 1.5% नीचे है, जिंक 1% कारोबार कर रहा है नीचे की तरफ। बाकी बेस मेटल्स की भी चाल सुस्ती है। क्या ट्रेड्स रेकमेंड किया आपने बेस मेटल्स में अपने क्लाइंट्स को? दीपाली, बेस मेटल में हमने अपने कॉपर का व्यू जो है वो बेरिश मेंटेन रखा है। पिछले हफ्ते भी हमने देखा कि साइडवेज टू रेंज बाउंड कारोबार था कॉपर के अंदर, बढ़त के साथ जरूर ट्रेड हुआ था लेकिन हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। इनफैक्ट आज भी सुबह को हमने सेल कॉल इनिशिएट किया हुआ था कॉपर के अंदर। अभी भी मैं रेकमेंड करूंगा कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी मेंटेन रखें। 675 के ऊपर जब तक ट्रेड नहीं करता है सितंबर वायदा, तब तक मेरे लिए ये इंट्राडे बेसिस पे कॉपर जो है वो बेरिश है। लोअर लेवल से मुझे लग रहा है 655 से लेके 660 के टारगेट्स जो हैं वो 1 से 2 दिनों में आने चाहिए। इंट्राडे पर्पस से 660 662 के टारगेट्स रखें, स्विंग ट्रेड के हिसाब से 655 के टारगेट्स रखें। कॉपर के अंदर बेरिश व्यू मेंटेन है, 675 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना। चलिए, तो ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपको मिली हैं जतिन की ओर से, जहां पर कॉपर में बिकवाली की सलाह फिलहाल 1.5% नीचे कर रहा है ट्रेड। चलिए, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर बात करेंगे एग्री कमोडिटीज के, लेकिन ब्रेक में जाते हुए बता दें आपको मनी कंट्रोल प्रो के बेहद ही आकर्षक ऑफर के बारे में। मनी कंट्रोल अगस्त में फाइनेंशियल आजादी का उत्सव मना रहा है और इस खास मौके पर लेकर आया है फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफर, जिसके तहत कमोडिटी राउंड अप। और अब बातचीत करेंगे एग्री कमोडिटीज की। शुरुआत कर लेते हैं कॉटन के साथ, जो अपने प्राइस बिहेवियर की वजह से और खबरों की वजह से फोकस में है। अब बात करते हैं लेटेस्ट डेवलपमेंट की, जहां पर सेबी ने MCX पर जो कॉटन वायदा में ट्रेडिंग है फ्यूचर्स में, उसमें रोक लगा दी है 1 महीने के लिए। और बेसिकली जो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं फिलहाल कॉटन के, उसको रिविजिट करने के लिए, रिवाइज करने के लिए, उसमें नेसेसरी चेंजेस करने के लिए ये कदम उठाया गया है। अब इसी खबर पर बातचीत करने के लिए BSL लिमिटेड के MD निवेदन चूड़ीवाल हमारे साथ मौजूद हैं। निवेदन जी नमस्कार, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। तो पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे,
जो प्रेस रिलीज आई है उसमें ये कहा गया है कि वाइडर वैल्यू चेन पार्टिसिपेशन के लिए एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को रिविजिट और रिवाइज करने की जरूरत है, जिसकी वजह से ये स्टेप उठाया जा रहा है। आप कैसे समझते हैं इस डेवलपमेंट को और क्या मायने हैं इसके? जी नमस्कार, एक बार आपके कार्यक्रम पे बुलाने के लिए पुनः धन्यवाद। देखिए, ये एक सराहनीय कदम है और इससे कुछ हद तक जो वॉलेटिलिटी है उसमें फर्क पड़ेगा, पर इसको हमें दो तरह से समझने की आवश्यकता है। ये जो फ्यूचर्स को लेके जो स्पेकुलेटिव मूव्स हो रहे थे उससे इसमें काफी अंतर पड़ेगा और एक महीने के जो रिस्ट्रिक्शन या एम्बार्गो लगा दिया गया है तो फ्यूचर्स को लेके जो वॉलेटिलिटी है वो उसमें रोक लगाई जाएगी। पर जो बाजार में तेजी है, जो करंट इनहेड तेजी है, जहां दाम 1 लाख रुपए कैंडी से गिर के 85,000 पे आ गए थे और पुनः 1 लाख के लगभग पहुंच गए हैं, उस पे इस समय इस मूव से कोई अंतर पड़ता हुआ मुझे नहीं लग रहा है। हम लगभग अगस्त के अंत में हैं, सितंबर मिड और एंड अक्टूबर में नई फसल आने की उम्मीद है और नई फसल आने के बाद ही हम ये जान पाएंगे सही मायने में कि आगे के समय में बाजार में दाम में कितना फर्क पड़ेगा, स्टेबिलिटी आती है इन प्राइसेस पे या गिरावट आती है जिसकी हम सब अपेक्षा कर रहे हैं। सो ये जैसे मैंने कहा, इसको दो रूप में देखना पड़ेगा। इट इज अ गुड मेजर टू कंट्रोल वॉलेटिलिटी, बट जो करंट प्राइस है वो नए क्रॉप्स के आने के बाद ही हम बता पाएंगे क्या स्थिति रहेगी। कुणाल, इनफैक्ट निवेदा जी ने एक ही जवाब में जो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं उनको हाईलाइट किया। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ठीक है, सेबी के इस कदम से जो वॉलेटिलिटी है प्राइसेस में वो कंट्रोल हो, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि प्राइसेस अभी भी एक तो स्पॉट में और फ्यूचर में हमने देखा है कि काफी डिफरेंस है और नई फसल आने के बाद प्राइसेस किस ओर जाएंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि अभी भी डिमांड इन हायर लेवल्स पे काफी खराब है। आपका सेंस क्या कहता है प्राइसेस को लेकर? कुणाल, अनम्यूट करके प्लीज अपनी बात कहिए, आपका ऑडियो म्यूट है प्लीज। एक्सट्रीमली सॉरी, जैसे निवेदन जी ने कहा, आई वुड एग्री कि ये जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड फ्रॉम द एक्चुअल यूजर्स ऑफ द कॉटन दैट पैरिटी, इंटरनेशनल पैरिटी के हिसाब से इंडियन कॉटन वाज टू एक्सपेंसिव। सो ये सब स्टेप्स लिए गए हैं और मेरा मानना ऐसा है कि ये जो ग्लोबल, स्पेशली जो चाइना में भी जो सिनारियो चल रहा है ड्रॉट का, चाइनीज डिमांड बहुत तेज है। सो ओवरऑल डिमांड सेट भले कितने भी स्ट्रांग हो, ग्लोबली ये जो पूरा लिक्विडिटी का धीरे धीरे लिक्विडिटी सक हो रही है, तो ये सब कमोडिटी के प्राइजेस आने वाले 1-2 महीने में नीचे आने वाले हैं। इसमें कॉटन भी होगा और दूसरी कमोडिटी भी होगी। फिलहाल ये स्टेप से मुझे लग रहा है डोमेस्टिक मार्केट में कॉटन के प्राइजेस थोड़े नीचे आएंगे और प्राइजेस में आपको एक करेक्शन देखने मिलने वाला है। ओके, चलिए, तो प्राइसेस यहाँ से हल्के होंगे ये एक्सपेक्ट करके चलिए। इंडस्ट्री भी यही चाहती है कि प्राइसेस नीचे आए, लेकिन चलिए शो को समेटने का वक्त है। शुक्रिया निवेदन जी और कुणाल, आप दोनों का ही व्यूज देने के लिए, कॉटन पर प्राइसेस पर एक आउटलुक लैंड करने के लिए। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर आप देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। नमस्कार।